Thermodynamics. It is that branch of physics which deals with the conversion of heat energy into other forms of energy and vice versa. It is that branch of physics which deals with conversion of heat energy into other forms of energy and vice versa. Some important terms. ठीक है, सबसे पहला थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिखिएगा. इट इज द नेम गिवन टू एन असेंबली. असेंबली माने कलेक्शन कह सकते हैं आप. इट इज द नेम गिवन टू एन असेंबली of extremely large number of particles. It is the name given to an assembly of large number of particles. आपने बहुत सारे एटम्स ले लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, बहुत सारे पेन ले लिए, बहुत सारे पेपर वेट ले लिए. ये सारे के सारे एक सिस्टम बना रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, बार बार हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के अंदर हम यहाँ पर पिस्टन लगा देंगे और पिस्टन के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के भर देंगे, तो हमारा एक सिस्टम बन जाएगा. गैस फिल अप कर देंगे. ठीक है, दूसरा लिखिएगा सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स लिखने में टाइम नहीं खराब करेंगे बिल्कुल भी, ये मैं सब में भेज दूंगा, आप समझते चलो. जो भी चीजें आपके थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बाहर हैं वो सब क्या है? सराउंडिंग. ठीक, तो अब तक दो चीजें हो, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग. ये सिस्टम आ गया और आसपास से ये जो भी चीजें आएंगी वो सराउंडिंग है. क्या कह रहे? सराउंडिंग. तीसरा वर्ड आएगा डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक वॉल्स. नाम लिख लेना बस शॉर्ट में, एडियाबैटिक वॉल्स. ये क्या होती है? एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, और जिसमें से एक्सचेंज हो जाती है भाई ऐसी भी तो होती होंगी. एक में आप कह रहे हो इसके थ्रू एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, कुछ बोल भी जाते होंगे. क्या कहते हैं? नहीं, एडियाबैटिक वॉल ऐसी वो वॉल्स होती हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता. हीट ट्रांसफर नहीं होता, और जिनके थ्रू हो जाता है उसे कहते हैं डायथर्म. ठीक है जी, ये सब मैं डेफिनेशन भेज दूंगा, घर पे टाइम खराब करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस ये याद करने कौन डेफिनेशन सुनने वाला. ठीक है जी. एडियाबैटिक वॉल्स कौन सी हो गई? जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होगा. कल हम बात भी कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ क्या भरते हो? ग्लास वूल. देखो करीब ग्लास वूल. तो ग्लास वूल जो आप भर देते हो वो एक इंसुलेटर का काम करती है, तो उसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होती, बाहर से हीट अंदर नहीं आती. नेक्स्ट आया आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेट सिर्फ नाम लिख लो, पास बाद में लिखते रहना. आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड बढ़िया. और क्या, आपने चारों तरफ से कौन सी वॉल थी अभी? एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक वॉल से एनक्लोज कर दिया इसको. अब जो भी चीज यहाँ पड़ी हुई है उसमें से हीट ना तो बाहर जाएगी ना हीट इसमें अंदर जाएगी. तो जब ना तो बाहर जाएगी और ना अंदर आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? आइसोलेट हो गया सिस्टम. ना बाहर से कोई कॉन्टेक्ट रहेगा. ले आओ ना बेटा, बॉटल दे दो. पीछे आने की जगह नहीं बची है. नेक्स्ट आ गया थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स. थर्मोडायनामिक पैरामीटर नाम लिख देना बस. थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स या कोऑर्डिनेट्स किसी भी सिस्टम के को जब हम स्टडी करेंगे, जैसे हम नॉर्मली गैस लेंगे सिलेंडर के अंदर बार बार
तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कौन से होंगे जिनको हम यहाँ पर बार बार स्टडी करेंगे? ये बढ़ गया, ये घट गया, इसके बढ़ाने से ये बढ़ गया, इसके बढ़ाने से सही, वो आ गए थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स। नेक्स्ट आ गई इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी इक्वेशन है जो इन सबको जोड़ती है? आइडियल गैस इक्वेशन। एग्जैक्ट। एन क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू नहीं याद इसकी। हाँ 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 हाँ, यूनिट के बिना तो बेकार है। अच्छा, सीजीएस में क्या वैल्यू होती है इसकी? 0.0। ये तो ऐसा ही नहीं बताइए आपने 8.314। सीजीएस में क्या वैल्यू होती है? डिवाइड बाय 1000। ऐसी तो कुछ नहीं होती। 2.044 2.04 1.9 वही आ गई ना, 2 के आसपास आ गई ना। सीजीएस में इसकी वैल्यू 2 के आसपास आती है, एसआई में इसकी वैल्यू 8.31। ठीक है, आगे चलते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आगे लिखो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। एक पेज छोड़ देना इसके लिए पूरा। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। अब बहुत सारे प्रोसेस में हम इस सिस्टम को डालेंगे, तो देखिए कौन कौन से तरह के प्रोसेस हमारे पास होते हैं। पहला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट। बाकी कुछ बदलता रहो, लेकिन इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में सॉरी, हमारा टेम्परेचर नहीं बदलेगा। आइसोथर्मल। ठीक, और कौन कौन से पढ़ लिए? आइसोबोरिक, आइसोबेरिक, हाँ मेन तो याद है। इसमें क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में क्या फर्क हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में क्या फर्क है? तुम कह रहे हो एडियाबैटिक में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो कोई टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। उसमें हीट ट्रांसफर करके भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ऐसे कैसे? स्टेट कन्वर्जन में हीट देते हैं बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। एडियाबैटिक में टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। क्यों? आप तो कह रहे हो हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए इसमें। एडियाबैटिक प्रोसेस कह रहे हो तो वॉल्स भी एडियाबैटिक होंगी। बोलो फिर, बोलो। एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ता है। परसों मैं बता रहा था गैस फैलेगी तो ठंडी होगी। गैस को दबाओगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, आप चलो धीरे बढ़ते, समझ में आ गया ना? हीट जो है एक्सचेंज नहीं होगी इसमें। क्या नहीं होगी? हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि कैसे किए जाएंगे। फिलहाल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा आ गया आइसोकोरिक, और चौथा आ गया वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसो बार प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर कांस्टेंट। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 4 तरह के प्रोसेस आ गए। मेनली तुम्हारे 2 ही चलेंगे ऊपर वाले, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जहां जहां आएंगे वहां डिस्कस कर लेंगे। इंडिकेटर डायग्राम्स अब लिखो मैं सारा जितना भी लिखा गया। इंडिकेटर डायग्राम्स, एक पे छोड़ देना इसको। हाँ भैया एक इंडिकेटर डायग्राम्स। प्रेशर और वॉल्यूम को लिखो फॉर ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम।
for a thermodynamical system, PV diagram. For a thermodynamical system, PV diagram is called an indicator diagram. Is called an indicator diagram. An indicator diagram. Indicate. चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा। पहली चीज आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपने अभी बताया आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या नहीं होगा। आपने बोला टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या दो कंडीशंस रहनी चाहिए, दो या उससे ज्यादा, कि प्रोसेस आइसोथर्मल ही रहे। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, किसी हाल में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना आइसोथर्मल, पहले भी पिछले चैप्टर में कहीं पढ़ा था कुछ सीपी सीवी क्या पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अरे सुनो तो सही, भूल जाते हो बहुत जल्दी। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T था कि नहीं? तो जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो कितना होगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान C का वैल्यू क्या रहेगा? इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफिनिटी। लिखिए, एक सिलेंडर लीजिए, इसमें पिस्टन लगाइए और इसमें गैस डाल बनाइए। और इसके बाद तकरीबन आधा पेज छोड़ दीजिए। लिखवाने का फायदा नहीं, छोटे बच्चों को समझ लो ना चीज़ों को, लिख लो, घर पे बैठे रहोगे, जब टीवी देख रहे हो तो गाने सुन रहे हो, लिखते रहना उस टाइम पर। गैस सुनो, हमने इसमें गैस भरी। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इसको, ये वॉल्स कैसी हैं, कैसी वॉल्स हैं? कंडक्टिंग वॉल्स, ये ध्यान रखिए। हमने इसमें गैस ले ली, अगर मैं पिस्टन को जोर से दबा दूं तो क्या होगा? गैस, जैसे ही इसको गैस को कंप्रेस करूंगा एकदम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे टेम्परेचर कैसा रखना है? तो फिर क्या करूं? पिस्टन को धीरे धीरे लेके जाओ। बिल्कुल ठीक बात है, पिस्टन को इतना धीरे लेके जाओ कि आप जैसे ही थोड़ा सा कंप्रेस करें, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करें, ये कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू जो भी हीट इकट्ठी होती है तुरंत की तुरंत ही साथ साथ बाहर निकल जाती है। आपने इसको जोर से नहीं प्रेस करना, जोर से दबा दिया आपने तो वॉल्यूम कम, एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, और टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा नहीं। हमने क्या करना है, इसको बहुत ही स्लोली धीरे धीरे लाना है। कितना धीरे लाना है? बिल्कुल इनफाइनाइटली स्लोली। हम इसे बहुत ही धीरे धीरे लाएंगे नीचे की तरफ, और जब इसे बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? जैसे ही नीचे को आएगा, हीट पैदा होने की कोशिश, यानी हीट बढ़ने की कोशिश करेगी, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, एकदम से वो क्या होगा? कंडक्ट हो जाएगी बाहर को, फिर टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा। तो क्या दो एसेंशियल कंडीशंस हो गई अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना ही है? एक तो चीज ये हो गई, वेसल कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि हीट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सके। उल्टा भी करके देखो, गैस को कंप्रेस ही क्यों कर रहे हो? अब गैस को, पिस्टन को यूं ले जाओ, जैसे ही पिस्टन को उठाओगे गैस एकदम से एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होती ठंडी होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। प्रोसेस कैसा? आइसोथर्मल। तो जैसे ही आप इसको उठाओगे, आप तेज उठाओगे, कैसे उठाओगे? धीरे धीरे, ताकि जैसे ही गैस एक्सपेंड होने लगे
टेम्परेचर कम होने लगे, आसपास से हीट आएगी, इसका टेम्परेचर फिर उतना ही कर दो। वॉल्स कैसी? कंडक्टिंग। फिर धीरे से आपने उठाया, जैसी गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, ठंडी होने की कोशिश करती है, आसपास से थोड़ी बहुत हीट आती है, फिर इसका टेम्परेचर उतना ही कर देती है दोबारा से। तो इनफाइनाइटली स्लोली किया जाएगा, चाहे आप कंप्रेस करो, चाहे आप एक्सपेंड, कुछ भी करो, आप इसको दबाओ या ऊपर उठा के लेके जाओ, दोनों ही केस बहुत स्लोली किए जाएंगे। और कैसे कंटेनर में किए जाएंगे? कंडक्टिंग वेसल में। और दूसरा, इट विल बी डन इनफाइनाइटली स्लोली, इनफाइनाइटली स्लोली। ठीक है, मैं भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई कि नहीं? आगे लिखो, इसके लिए छोड़ देना, मेरे पास तो मैंने तो बहुत सारा लिखा हुआ है, मेरे राइटिंग के हिसाब से मैंने इतना लिखा हुआ है ये, और यहाँ तक लिखा हुआ 2002। अब लिखने तो फिलहाल लिखो आगे। लॉ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ से मैथमेटिकल पोर्शन शुरू हो रहा है इसका। लॉ ऑफ मैथमेटिकल प्रोसेस, ये पूरा लिखाऊंगा, दो अरे यार सॉरी, लॉ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, लॉ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला लिखो, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of gas at constant temperature, for a given, मैंने जल्दी तो नहीं किया ना, चीजें समझ में आ गई ना? डायथर्मिक कौन से थे? कंडक्टिंग वॉल। एडियाबैटिक वॉल कौन सी थी? नॉन कंडक्टिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर सेम। आइसोबारिक, प्रेशर सेम। आइसोकोरिक, वॉल्यूम सेम। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे किया जाएगा? बहुत ही धीरे और कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है ना? ठीक, चल रहा है, तो समझना आ रहा है। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या वर्ड लिखे आपने लास्ट में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोई लॉ भी बोलते हैं ना इसको, इसे बॉयल्स लॉ, इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P into V is a constant। टेम्परेचर ना बदले तभी लॉ एप्लीकेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इन दोनों के इंडिकेटर डायग्राम्स बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह के बने। इंडिकेटर डायग्राम्स, ठीक है? अलग अलग टेम्परेचर्स पे बना दिए हम, एक टेम्परेचर बना दिया, फिर दूसरे बना दिया, फिर तीसरे बना दिया, ऐसे बना दिया। ये टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T2 पे, और ये टेम्परेचर T3 पे, और हमारा T3 T2 से बड़ा है, T2 T1 से। मेल कौन करना बेटा? क्या कर रहे हो भाई? जैसे वैसे इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ बना है इसकी शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तीनों को मिला के मेरे लाल इस शक्ल को कहते हैं, ये जो शेप बनी है यहाँ। जैसे जैसे टेम्परेचर, ये एरो जो मैं लगा रहा हूँ, लगाना मत, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये ग्राफ इस ओरिजिन से दूर होते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये इधर को बना, फिर इधर बना, फिर इधर बना, फिर इधर बना, फिर इधर, ऐसे ऐसे। हमने एक टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, उस पर P और V का ग्राफ बनाया हुआ ऐसा आया। फिर हमने कोई और टेम्परेचर ले लिया, उस पर P और V का ग्राफ बनाया हुआ ऐसे आया। अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर से ना दूर होता चल रहा है, कुछ डिस्कशन करो इसके बारे में, लिखो क्या हम कर रहे हैं। पहला डिस्कशन अभी हम कर चुके, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो C किसके बराबर? Q अपॉन M डेल्टा T। जो बच्चे नहीं थे वो अब लिख लें। In an isothermal process, डेल्टा T नहीं चेंज होता, सॉरी डेल्टा T 0 होता है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई? इन्फिनिटी। हाँ, मतलब ये सबसे कम टेम्परेचर पर कंडक्ट किया, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा लिया हमने गैस का। ऐसे समझिए, पहले मैंने इसको 20 डिग्री पे करा, फिर इसको मैंने 30 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर 40 पे किया,
उससे हुआ क्या? उससे सिर्फ ये देखने को पता लगा कि जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो उसके ग्राफ ओरिजिन से दूर होते चले जाते हैं। ठीक है ना, पहले जो सबसे कम टेम्परेचर पे कंडक्ट किया वो यहाँ बना, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे कंडक्ट किया वो उससे दूर बना, वो उससे दूर बना, ऐसे। आगे चलो, दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। क्या लग रहा है शक्ल से देखने में, कैसा स्लोप है? कैसा स्लोप है भाई इसका? इंक्रीजिंग है ना? डिक्रीजिंग कैसे हुआ ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। हाँ, इंक्रीजिंग स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप है? इंक्रीजिंग हुआ ना, तो ठीक कह रहे हो। टेंजेंट डाल दिया आपने, यहाँ थीटा कैसा है? ज्यादा, यहाँ थीटा कैसा है? कम, यहाँ थीटा कैसा है? कम, तो थीटा क्या कर रहा है? तो टेन थीटा भी क्या करेगा? डिक्रीज, तो स्लोप कैसा हो गया? तो फिर इंक्रीजिंग में मजे क्यों ले रहे हो? पता है मुझे, आधे कंफ्यूज हो गए हम, ठीक बोल रहा है, कॉन्फिडेंट था। डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। अगर डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है और स्लोप भी कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव। जितनी भी स्लोप्स इधर को होते हैं ना ऐसे झुके हुए सारे, इनके सबके स्लोप नेगेटिव। हाँ, ये थीटा मैंने सही जगह नहीं लिया, कहाँ लेना चाहिए? किसके साथ? चलो कहीं तो लाज रख ले, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा लिया जाता है, ध्यान रखिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा लिया जाता है। मैं फाइनली दोबारा बता रहा हूँ। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना। देखिए देखिए, जब आप यहाँ स्लोप निकालेंगे और जब यहाँ स्लोप निकालेंगे तो फर्क आएगा। यहाँ देखिए एंगल है ये वाला, जब आप यहाँ निकालेंगे तो एंगल है आपका ये वाला। तो ये थीटा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये थीटा छोटा दिखाई दे रहा है। थीटा कम हो गया, थीटा कम होता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी कम होती है। टेन थीटा की वैल्यू याद है, 0 से कहाँ तक जाती थी? और अगर थीटा कम करोगे तो वैल्यू कम की तरफ जाएगी। थीटा कम होगा तो स्लोप भी कम होगा। तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। अगर इतना भी ना समझ में आए तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह भी समझ सकते हो। अगर ऐसा स्लोप बना हुआ है, जरा देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बिठा देता हूँ तुम्हें। यहाँ तेजी से नीचे आओगे, यहाँ से यहाँ तेजी से नीचे आओगे। दिख रहा है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है हिंदी में? ढलान। तो यहाँ पर ढलान एकदम ज्यादा नहीं है, यहाँ ढलान कम नहीं है। वैसे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, वैसे तो तुम्हें स्लोप पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। आगे चलो, जरा स्लोप निकालते हैं। अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस स्लोप निकलता है y2 माइनस y1। और अगर मैं बिल्कुल ही छोटे छोटे लेने लगूं तो मैं इसको dy by dx कह दूंगा, चेंज इन y विद x। ये भी तो आप यही कर रहे हो, चेंज इन y विद x, ये भी चेंज इन y विद x लिखो। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। उमर, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ का वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस का लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। क्या है लॉ? बढ़िया। नहीं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक, PV इज इक्वल टू K। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dp by dv क्या देगा? y और x के बीच में, यक्ष कुंडू, y और x के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो dy by dx क्या देगा? स्लोप देता है। अगर p और v के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो dp by dv क्या देगा? ऑब्वियसली स्लोप।
तो हमने क्या करा, dv को इधर ले गए और v को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो dp by dv क्या दे रहा है, स्लोप, और स्लोप में कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, वो तो दिख ही रहा था, है ना। तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका। अच्छा, इस वैल्यू का ध्यान रखना, अगले वाले उसमें पार्ट में ध्यान करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई एग्जांपल, आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ बिल्कुल ठीक बात। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब आइस मेल्ट कर रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आप आइस मेल्ट करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, जब तक आइस पूरी पिघल नहीं जाती है तब तक टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, एक छोटा सा नोट और लिख दो नीचे, इसी के नीचे क्या कह रहे हो, आइस पिघलने में इनफाइनाइट टाइम क्यों लगेगा, नहीं लगता, क्यों लगाना चाह रहे हो? मुझे लिखा था क्या? आइस सर्वर में मैंने कब लिखा इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मैंने बोला इट शुड बी डन इनफाइनाइटली स्लोली, धीरे करो, बहुत धीरे करो। जब हम आइडियल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम ये सब चीज़ें बोलते हैं, आइडियल करना, सब कुछ आइडियल, आइडियल चैप्टर में पूरे में आइडियल ही आइडियल चलेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं तो वो आइडियल सिचुएशन थोड़ी ऑब्वियसली जो चीज़ें लॉसेज वगैरह आएंगे वो कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एक और लाइन लिख दीजिएगा, ड्यूरिंग, एक मिनट और, जरा गैस की इंटरनल एनर्जी के बारे में बताइए थोड़ा सा, हमने पहले भी करा था। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, दो तरह की एनर्जी हम लोगों ने इस बार पढ़ी पिछले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी और, जैसे मान लो हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल एक जगह पड़े ऐसे वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मैं उस जो इनके आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको एक स्प्रिंग से डिनोट करता हूँ तो ये थोड़े बहुत ऐसे होते रहते हैं, तो इसके अंदर क्या भी आती रहती है। लेकिन जब हम गैस लेना शुरू करते हैं, जब हम गैस लेना शुरू करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही कम है। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बहुत ही कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ना के बराबर ही मिलेगी। इसका मतलब गैसेस के केस में सारी इंटरनल एनर्जी केवल क्या है, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किस पर असर, किस पर डिपेंडेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम। कौन सा टेम्परेचर बता रहे थे जिसके लिए मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जीरो हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब बढ़िया, लिखो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, नोट करके लिख दीजिएगा प्लीज, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, during an isothermal process there is no change in internal energy, there is no change in internal energy। आदित्य बाबू कैसे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टेम्परेचर बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही केवल क्या रहेगी गैस के केस में, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं आएगा। अभी हम उसका फिलहाल डी यू इक्वल्स टू 0 लिख दो, आइसोथर्मल का लॉ पढ़ा हुआ, सॉरी इसके हैं इज इक्वल टू क्या बोलो बोलो, नहीं बोलिए, कहीं पढ़ा है, कौन सा लॉ है, हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वही तो है ये, तो ये डी यू क्या है, हम भी वही क्या बात कर, हमने इसीलिए सिंबल ले लिया डी यू क्या रहेगा 0। सब क्या फर्क पड़ता है, सब जुड़ी हुई चीजें, लिखो आगे। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, जब ना के बराबर है तो ये दूर जाए पास जाए, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ही बहुत कम है, इसलिए हमने ये वाला फैक्टर ही हटा दिया इसमें से, केवल क्या ले लिया हमने। तो जब भी हम गैसेस की बात करेंगे
तो इंटरनल एनर्जी मींस और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? नेक्स्ट देखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम का मतलब क्या हो गया? हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो जो पिस्टन हम लगाएंगे या सिलेंडर जो हम लगाएंगे उसमें हमें क्या कर देना है? बिल्कुल वॉल्स जो होंगी हम एडियाबेटिक लगा देंगे इसके अंदर। भैया हीट एक्सचेंज नहीं चाहिए हमें यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, एक कंडीशन तो तुमने बता दी, इसके लिए आधा पेज छोड़ देना। एक कंडीशन तो तुमने बता दी, पहले वाले में हमने क्या करा था आइसोथर्मल में? इनफाइनाइटली स्लोली और कंडक्टिंग वॉल। इसमें बिल्कुल उल्टा है ना? फास्ट करेंगे क्या होगा? अगर मैं पिस्टन को जोर से नीचे ले आया टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन हीट वही रहेगी, हीट जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्स कैसी हो गई हैं? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। अगर आप इस पिस्टन को यहाँ ले आए जोर से, ऐसे जोर से दबाओगे क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा, लेकिन हीट बाहर नहीं जा पाएगी। और ना अंदर, अगर मैं इसको एकदम से झटके से ही उठा दूं तो हीट एकदम से, दो चीजें, इट शुड बी डन इनफाइनाइटली फास्ट, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अब नॉन कंडक्टिंग नहीं बोलना चाहिए, क्या वर्ड बोल दो? ठीक ठीक, डन। एडियाबेटिक आगे लिखिए। इसके बाद आधा पेज। हाँ, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम ये इनफाइनाइटली ये लिख रहे हैं। इसमें लाइन जो कंडीशंस लिखवाऊंगा मैं पढ़ा देता हूँ। इट शुड बी ए सडन प्रोसेस, इट शुड बी ए सडन प्रोसेस। अचानक से ऊपर लेके जाओगे, अचानक से नीचे लेके जाओगे, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन there is no heat exchange between the system and the surroundings. During the time of observation, during the time of observation. इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। मतलब परफेक्ट तो नहीं मिलेंगे, नियरली परफेक्ट एडियाबेटिक एक्सचेंज चेंज का कोई फॉर्म। बोले बोले क्या? आपने उसमें बताया था मुझे कि बर्फ पिघलती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एडियाबेटिक में क्या है? स्लोली, ये फास्ट फास्ट। हाँ जी, गाड़ी का कभी टायर फटे जोर से एकदम भड़ास, कभी उसका हाँ एकदम से उसका टायर का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो जाएगा? पहली बात, उसके आसपास क्या चीज थी? रबर थी। रबर क्या है? इंसुलेटर। एक तरह का किसका काम कर रही है? एडियाबेटिक का। अब आप पहुंचने में देर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहुंचने में देर नहीं करनी। जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, क्या हुआ? टायर फटा, तो टायर के अंदर क्या भरी हुई थी? हवा। जैसे ही टायर फटा, हवा एकदम से फैली तो सडन प्रोसेस हुआ। सडन प्रोसेस हुआ, गैस अगर एकदम से एक्सपेंड करती है तो क्या करती है? ठंडी होती है। ठंडी होगी तो जैसे आप उसको उसी टाइम छू कर देखोगे तो आपको टायर कैसा दिखाई देगा? ठंडा लगेगा। एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे ही वो प्रोसेस हुआ तुरंत करके देखो। उसके बाद तो तुम्हें मालूम है हीट एक्सचेंज हो जाएगा सराउंडिंग्स के थ्रू। सराउंडिंग्स पे ओपन हो जाएगा वो, तो बाहर की हीट कहाँ घुस जाएगी? जब घुस जाएगी तो अंदर का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे ही काम हुआ, सडन हुआ, एकदम से फटा, और तो क्या होगा? यहाँ पे जो टेम्परेचर हुआ वो कैसा हो जाएगा? एकदम से कम हो जाएगा। सडन बर्स्टिंग ऑफ अ टायर, इसका ये एग्जांपल है। इसका ये एग्जांपल। हम इसको सडनली क्यों करें? मतलब अगर हम इसको स्लो भी करेंगे तो भी क्या पता है हीट एक्सचेंज होने की? आइडियल प्रोसेसेस हैं, आइडियल प्रोसेसेस हैं। अगर आइडियल प्रोसेस नहीं लोगे तो ये हीट का जो कोई भी चीज़ 100% इंसुलेटर आप मान ही नहीं सकते। आप जो गीज़र लाते हैं उसमें सुबह पानी गर्म करते हैं, शाम को गर्म उतना नहीं रहता है।
हालांकि आपने ग्लास फुल भर दी उसमें, आपने तो रजाई भी लपेट रखी, उसके चारों तरफ गद्दा भी लगा रखा मम्मी ने हमारी, उसके बाद भी ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि इंसुलेशन पूरी तरह से आइडियल कुछ होता ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी हमें सिर्फ उस टाइम तक की बात करनी है, ये तो हमने कहा चलो इसमें ले लिया, हमें सिर्फ उस टाइम तक की बात करनी है जिस टाइम अचानक से सडन नहीं करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। कारण हमें बढ़ानी किस कारण से बढ़ा एकदम से, क्यों बढ़ा, कौन सा लॉ लगाया मैंने इसमें? सडनली आपने इसको ऐसे प्रेस किया, मैंने कौन सा लॉ लगाया? नहीं नाम मतलब मुझे बताओ कि कौन सा वाला? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लॉ कौन सा लगाया? थोड़ा रुकते आगे चलो। लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी गामा इज इक्वल टू, अब ये गामा क्या है याद आया? ये सीपी बाय सीवी जानी छोड़ेंगे। सीपी क्या था? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन सा बड़ा होता है? अगर सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है, इसका मतलब गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि सीपी बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा हमेशा, सीवी छोटा होगा। ये मैं जो बच्चे नहीं थे उन्हें बता दूं एक बार, सीपी और सीवी की बात। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बार बार आएगी इसलिए बता देता हूँ। किसी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नहीं, एक यूनिट मास बॉडी का, जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट ले लो, पानी की स्पेसिफिक 4200 होती है, कितनी होती है? 480। तुम्हारे सारे के सारे ये पानी की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है जी। क्या मतलब है इसका? अगर मैं 1 किलोग्राम पानी ले लूँ और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो मुझे उतनी सारी हीट देनी पड़ेगी, इसे पानी की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ऐसे ही हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। अब पानी की स्पेसिफिक हीट अच्छी खासी हाई वैल्यू लगती है। मान लो किसी की 2000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यही मतलब है उसका। तो उस सब्सटेंस का 1 किलोग्राम ले लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो इतने जूल हीट आपको देनी पड़ेगी, ये उसकी स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक हीट दो तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने क्या किया, यहाँ पर गैस ले लिया। जब हम गैस को हीट करते हैं और इस सिलेंडर को हिलने नहीं देते, तो जो आप हीट करोगे उससे क्या होगा कुंडू, क्या होगा इससे? आपने गैस ले ली कंटेनर, आप हीट करते जा रहे हो, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस फैलेगी। कैसे फैलेगी? तो तुमने वेल्डिंग कर रखी है, नहीं जाएगा ये ऊपर, नहीं जाएगा तो इसका मतलब इसका क्या चीज बढ़ेगा? केवल तो तूने जो हीट दी वो केवल क्या बढ़ाने में काम आई? टेम्परेचर। अब तूने क्या किया, ये जो यहाँ पर तूने वेल्डिंग कर दी थी तूने हटा दी, अब तूने फिर हीट देनी शुरू की। अब क्या होगा? अब तू जब इसको हीट करेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इसको धक्का मारेंगे ऊपर को। बाहर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इसको दबा रहा है। गैस ऐसे काम करेगी और गैस इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट ऐसे उठा के लेके जाएगी उसको। तो गैस जैसी फैलेगी क्या होगा? ठंडी होगी। हल्का सा टेम्परेचर गिरेगा तो तेरे को और हीट देनी पड़ेगी। ध्यान रख, इसमें भी टेम्परेचर को टी मेंटेन करना, इसमें भी टेम्परेचर को टी मेंटेन करना। इसमें हीट ज़्यादा लगेगी या इसमें हीट ज़्यादा लगेगी? सेकंड वाले में लगेगी, क्योंकि यहाँ हीट देने से सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हीट का एक हिस्सा एक्सपेंशन में भी खर्च हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तेरे को उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर कैसे रखना चाहता है इस बार? कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रेशर कैसा है? यहाँ क्या चीज चेंज नहीं होने दिया तूने? साइज माने यहाँ तूने क्या सेम रखा? वॉल्यूम। यहाँ क्या सेम रखा? तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट करते हैं तो ज्यादा हीट लगती है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करते हैं तो कम हीट लगती है उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इसीलिए हम कहते हैं Cp इज ग्रेटर देन C। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में ज्यादा हीट लगेगी, ठीक है। क्या लॉ हुआ इसका? Cp Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा क्या हुआ? Cp बाय Cv, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो Pv इज इक्वल टू RT, आप जानते हो, 1 मोल गैस ले ली मैंने, यहाँ से P का वैल्यू क्या ले लो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, देखना कुछ चेंज आता है क्या? अदर फॉर्म्स हैं इसके फॉर्मूले की, इज इक्वल टू कांस्टेंट, R को इसके नीचे ले जाओ तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट फिर कांस्टेंट, PV इसको ऊपर ले जाओगे गामा माइनस 1 इज स्टिल अ कांस्टेंट। ये भी आइसो इसका कौन सा लॉ है तुम्हारा? एडियाबैटिक लॉ की दूसरी फॉर्म लिखो। एडियाबैटिक लॉ की ये दूसरी फॉर्म होगी, एक होगी Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये Tv गामा माइनस कांस्टेंट, गामा माइनस 1। चलो एक बार फिर से, आइसोथर्मल प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल में होगा, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, उसका लॉ है, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या बोल दिया? सॉरी यार, कंडक्टिंग वॉल्स में इनफाइनाइटली स्लोली कंडक्टिंग वॉल्स, और Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट उसका लॉ, ठीक है जी। स्लोप कैसा था? नेगेटिव, और स्लोप की वैल्यू क्या आई थी? माइनस P बाय V। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब तक हम करके आए। फिर हमने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस सडन होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स में होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स में होगा, सडन होगा, लॉ कैसा? Pv गामा इज इक्वल टू नॉन कंडक्टिंग में होगा एडियाबैटिक, ठीक है। Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा इज इक्वल टू, बोलते जाओ, Cp बाय Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक। तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। पिछले वाले का जो वो आया था स्लोप कैसा आया था? नेगेटिव, और लॉग वैल्यू क्या आई थी? माइनस P बाय V, कौन से की? आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक पर। हाँ 4 मिनट है, 4। कुछ नजर आया? स्लोप किसका? आइसोथर्मल, ऐसा लग रहा है देखने से। अभी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है, फिलहाल इसको बना। बिल्कुल ठीक सोच लिया तुमने कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है और आइसोथर्मल का स्लोप कम दिखाई दे रहा है। बने पिछली बार स्लोप कैसे निकाला था? वो डिफरेंशिएट करके, अब क्या भी कुछ ऐसे करके देख लेते हैं। Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा पहले आ गया, V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इंटू dV प्लस V रेज़ टू पावर गामा इंटू dP। क्या निकालना है? dP बाई dV ना, V गामा। सर B गामा के V गामा क्या मतलब? हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, वो तो ठीक है सर, वो B गामा P V रेज़ टू पावर गामा, अभी तो लॉ किया हमने एडियाबैटिक का लॉ, B रेज़ टू द पावर गामा का मतलब बेटा लॉ है। P V इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? नहीं सर, वो तो समझ गया मैं, पर B हाँ। की जब पावर गामा का क्या मतलब है सर? सिर्फ B की पावर गामा का नहीं। सर मतलब V तो वॉल्यूम है, हाँ V वॉल्यूम, मतलब गामा वाला गामा Cp बाई Cv एक वैल्यू है। वैसे मैं यहाँ लिख देता PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे ही समझो।
मेरे पास स्क्वायर नहीं है, मैंने कुछ और पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। -1 आ रहा है, ठीक कर रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, स्लोप आ गया माइनस गामा पी बाय स्लोप किसका, डिवाइड करके देखें एक बार। स्लोप एडियाबैटिक का डिवाइड बाय स्लोप आइसोथर्मल का, तो माइनस गामा पी बाय बी, और पहले वाले का क्या था, माइनस पी बाय बी। तो इनका वैल्यू किसके बराबर आया, और गामा हमेशा 1 से, इसका मतलब स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा बड़ा होगा इसके मुकाबले में आइसोथर्मल। वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या किया है, पहले पहले लिख लो सामने। ये स्लोप ज्यादा ही है ना, ये स्लोप कम है, दोनों स्लोप नेगेटिव आए, कंफर्म नहीं तो दोनों में एडियाबैटिक का स्लोप बड़ा आया। कितना बड़ा आया, गामा टाइम्स बड़ा आया, है ना। देखो भाई, जिनको नहीं पता समझ आया, यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को छोड़ा, पहले को डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर कैसे रहा हूँ, पी तो पी रह गया, गामा को पहले उठा ले और एक पावर कम हो गई, और फिर जो बी बचा उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये बी गामा डीपी रह गया, बाकी तो छूटे रह गए, बाकी कुछ नहीं। परसों तुम्हारा लास्ट चैप्टर का टेस्ट दूंगा जो मैंने आज तक कराया है। संडे को ये कब बोल तो चला, ये कब तय हो गया?